सोचिए जरा, एक ऐसा नक्शा जो किसी टूटी हुई तस्वीर जैसा हो, जिस पर रियासतें, शहर, राजघराने सब टुकड़ों में बिखरे पड़े हैं। हर किसी का अपना कानून, अपना राजा, अपनी दुश्मनी। 19वीं सदी का इटली कुछ ऐसा ही था। तो आज हम उसी अविश्वसनीय सफर की कहानी देखने वाले हैं जिसने इस बिखरी हुई जमीन को एक देश बनाया। और ये सब मुमकिन हुआ 3 असाधारण लोगों के जुनून की वजह से। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या सिर्फ 3 लोग, चाहे वो कितने भी काबिल क्यों ना हों, एक पूरे मुल्क को बना सकते हैं? चलिए, इस पूरे विश्लेषण में हम इन तीनों नायकों के किरदारों को परत दर परत खोलेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यह कहानी वाकई इतनी सीधी है या फिर इसमें कुछ और भी पेंच हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक नंबर से, 13। जी हां, आज का इटली उस वक्त 13 अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। मतलब इसे ऐसे समझिए कि उस दौर में मिलान से नेपल्स जाना आज के ज़माने में कई देश पार करने जैसा था। इटली नाम का एक देश, ये ख्याल भी किसी सपने जैसा ही लगता था। और इस सपने के रास्ते में जो सबसे बड़ी चट्टान खड़ी थी वो था ऑस्ट्रियाई साम्राज्य। देखिए, ऑस्ट्रिया ने सिर्फ इटली की ज़मीनों पर कब्जा ही नहीं कर रखा था, बल्कि वो उस पुराने सिस्टम का एक मजबूत पहरेदार था। वो एकता की हर कोशिश को कुचलने के लिए हमेशा तैयार रहता था। इसी विशाल दुश्मन को हराना सबसे बड़ी चुनौती थी। ऐसे मुश्किल माहौल में एक राज्य ने हिम्मत दिखाई, सार्डिनिया पीडमोंट। उसने आगे बढ़कर नेतृत्व की कमान संभाली। लेकिन एक राज्य, चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे सिर्फ एक राजा से कहीं ज्यादा की जरूरत थी। उसे जरूरत थी एक आत्मा की, एक दिमाग की और एक तलवार की। तो चलिए मिलते हैं इस आंदोलन की आत्मा से, जोसेफ मैत्सिनी। एक विचारक, एक दार्शनिक। वो पहले इंसान थे जिन्होंने एक संगठित, आज़ाद इटली का सपना देखा और फिर उस सपने को हजारों आंखों में भर दिया। देखिए, इटली नाम का देश बनाने से भी पहले इटली का ख्याल बनाना जरूरी था। मैत्सिनी उसी ख्याल के निर्माता थे। उन्हें इतालवी एकीकरण का जनक इसीलिए तो कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही एक पूरी पीढ़ी के दिलों में एक एकजुट भविष्य की उम्मीद जगाई थी। जिनोवा में जन्मे मैत्सिनी ने यंग इटली नाम का एक संगठन बनाया। लेकिन ये कोई आम संगठन नहीं था। ये क्रांतिकारियों का एक खुफिया नेटवर्क था, एक सीक्रेट सोसाइटी जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, विदेशी ताकतों को बाहर निकालना और उसी जमीन पर एक नया इतालवी गणराज्य खड़ा करना। मैत्सिनी का फलसफा उनके इन शब्दों में बिल्कुल साफ है। उनका मानना था कि बदलाव की असली चिंगारी तो नौजवानों में होती है। उनका जोश, उनके आदर्श, बस यही वो ताकत थी जो सदियों पुरानी दीवारों को तोड़कर एक नई दुनिया बना सकती थी। तो अगर मैत्सिनी आंदोलन की आत्मा थे, तो अब मिलते हैं उसके मस्तिष्क से, काउंट कैमिलो दे कावूर। एक ऐसे माहिर राजनेता जो सपनों को हकीकत में बदलने की बिसात बिछाना जानते थे। कावूर सियासत की शतरंज के उस्ताद थे। वो जानते थे कि सिर्फ मैत्सिनी का जुनून काफी नहीं होगा। ऑस्ट्रिया जैसे बड़े साम्राज्य को हराने के लिए इटली को ताकतवर दोस्तों की जरूरत थी और कावूर को ये अच्छी तरह पता था कि उन दोस्तों को कैसे साधा जाए। उनका असली कमाल था यूरोप की बड़ी ताकतों की महत्वाकांक्षाओं के साथ खेलना। वो उन्हें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करके इटली का काम निकाल रहे थे। सच कहूं तो ये उनकी ही राजनीतिक चालें थीं जिनकी वजह से 1871 में एकीकरण मुमकिन हो पाया। उनके दिमागी दांव-पेच के बिना ये सपना शायद सपना ही रह जाता। और अब बारी है इस कहानी के तीसरे और शायद सबसे करिश्माई किरदार की। वो शख्स जो इस आंदोलन की तलवार बना, जोसेफ गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी एक्शन के आदमी थे। जहां मैत्सिनी विचार लिख रहे थे और कावूर महलों में सौदेबाजी कर रहे थे, वहीं गैरिबाल्डी जंग के मैदान में लड़ रहे थे। वो ख्यालों को जीती हुई जमीन में बदल रहे थे। अपनी रेड शर्ट सेना की अगुवाई करते हुए, जो असल में जुनूनी वॉलंटियर्स की एक फौज थी, गैरिबाल्डी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। दक्षिणी इटली पर उनकी जबरदस्त जीत सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी, ये तो एक ऐसी कहानी बन गई जिसने पूरे मुल्क में जोश की आग लगा दी। और बस इस तरह इस कहानी के तीनों अहम किरदार अपनी अपनी जगह पर आ गए। मैत्सिनी का सपना, कावूर की रणनीति और गैरिबाल्डी की हिम्मत, ये तीनों मिलकर एक नए राष्ट्र की नींव रख रहे थे। यहां हम इन तीनों के बीच का तालमेल एकदम साफ देख सकते हैं। मैत्सिनी यानी आत्मा, जिन्होंने विचार दिया, कावूर यानी दिमाग, जिन्होंने राजनीतिक रास्ता बनाया, और गैरिबाल्डी यानी तलवार, जिन्होंने उसे मैदान में हकीकत बनाया।
इनमें से अगर एक भी कड़ी कमजोर होती तो शायद ये मिशन कभी कामयाब नहीं हो पाता। ये पूरा दौर घटनाओं का एक तूफान था। 1860 के बाद तो हालात बहुत तेजी से बदलने लगे। फिर एक दशक की लड़ाइयों और कूटनीतिक चालों के बाद 1871 में जाकर मंजिल मिली और इस ऐतिहासिक जीत का ताज बना रोम, जब उसे नए एकजुट इटली की राजधानी बनाया गया। तो इस तरह दशकों के संघर्ष, त्याग और बलिदान के बाद 1871 में वो सपना सच हो गया। बिखरे हुए राज्यों की वो तस्वीर अब एक झंडे के नीचे एक देश बन चुकी थी। मित्सिनी का वो सपना जो कभी नामुमकिन लगता था, अब लाखों लोगों की हकीकत था। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक आखिरी मोड़ बाकी है। एक ऐसा नाम जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी, लेकिन जिसका इस पूरी कहानी की शुरुआत से एक बहुत गहरा नाता है। हमारे स्रोत एक बहुत ही हैरान कर देने वाला सवाल उठाते हैं। क्या हो अगर इतालवी एकता का असली बीज किसी इतालवी ने नहीं बल्कि एक फ्रांसीसी ने बोया हो, नेपोलियन बोनापार्ट ने? ये एक ऐसा ख्याल है जो हमें इतिहास को बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है और ये याद दिलाता है कि बड़े बदलावों की जड़ें अक्सर उन जगहों पर होती हैं जहां हम सोच भी नहीं सकते। है ना सोचने वाली बात? जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।